नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा, खदान धंसने से दबे 15 मजदूर, अब तक एक शव बरामद। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर मौजूद। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बड़ा हादसा हो गया है। यहां ओबरा के बिल्ली मारकुंडी में माइनिंग के दौरान 15 मजदूर फंस गए। अब तक एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि खदान के अचानक ढहने से मजदूर माइन में ही दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। मजदूरों को खदान से निकालने के लिए बुलडोजर की मदद भी ली जा रही है ताकि सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बड़ा हादसा हो गया है। यहां ओबरा के बिल्ली मारकुंडी में माइनिंग के दौरान 15 मजदूर फंस गए। अब तक एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि खदान के अचानक ढहने से मजदूर माइन में ही दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। मजदूरों को खदान से निकालने के लिए बुलडोजर की मदद भी ली जा रही है ताकि सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर ओबरा के बिल्ली मारकुंडी में माइनिंग के दौरान 15 मजदूर फंस गए हैं। अब एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि खदान के अचानक ढहने से मजदूर माइन में ही दब गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंची हैं। इसके साथ ही बचाव कार्य में जुट गई हैं। मजदूरों को खदान से निकालने के लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है ताकि सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सोनभद्र में बड़ा हादसा हो गया है। यहां ओबरा के बिल्ली मारकुंडी में माइनिंग के दौरान 15 मजदूर फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि अब एक मजदूर का शव बरामद कर लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि खदान के अचानक ढहने से मजदूर माइन में ही दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। मजदूरों को खदान से निकालने के लिए बुलडोजर की भी मदद ली जा रही है ताकि सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के कई इलाकों में 500 पार पहुंचा एक्यूआई। राजधानी दिल्ली वासियों को जहरीली से हवा से रविवार को भी राहत नहीं मिलने नहीं जा रही। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल के मुताबिक तड़के सुबह एक्यूआई 551 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी भी हैंडर्ड श्रेणी में है। इसकी बड़ी वजह हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों में जहरीले कण मिलने से है। हवा की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ रही है। एक अनुमान से इसे 12 सिगरेट पीना माना जा रहा है, जो फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिस वजह से न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा सुबह शाम धुंध और कोहरे का असर रहेगा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित होगी। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से रविवार को राहत नहीं मिली है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल के मुताबिक तड़के सुबह एक्यूआई 551 रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो अभी भी हैजर्ड श्रेणी में है। इसकी बड़ी वजह हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों में जहरीले कण मिलने से है। हवा की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ रही है।
एक अनुमान ये भी है कि इसे 12 सिगरेट पीना माना जा रहा है, जो फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिस वजह से न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा सुबह शाम धुंध और कोहरे का असर रहेगा, जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित होगी। तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है, अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? जी, बिल्कुल जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली की जो हवा है, वो काफ़ी खराब हो चुकी है। PM2.5 का स्तर जो है 466 तक पहुंच सकता है। और जैसा कि हर साल दिवाली के आसपास ये होता है, इस बार भी हुआ, लेकिन दिवाली के बाद फिर ये कम हुआ। लेकिन आज फिर रविवार को दिल्ली वासियों को काफ़ी सुबह में मुश्किल हो रही है। यहाँ कई जगहों पर AQI 551 रिकॉर्ड किया गया और इसकी वजह है PM2.5 और PM10 के कण जो हैं हवा में घुल रहे हैं। इसे अनुमानतः 12 सिगरेट एक दिन में 12 सिगरेट पीने के जितना नुकसानदेह माना जा रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग और तमाम स्वास्थ्य चिकित्सकों का कहना है कि लोग जो हैं बाहर मास्क लगा करके निकलें और मैक्सिमम घर में रहें और एयर पॉल्यूशन से बच के रहें, अथवा फेफड़ों के लिए ये खतरनाक स्थिति बन सकती है। अब मनीष जी, आखिर सरकार क्या कर रही है? इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है प्रदूषण को लेकर? देखिए, पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने इस AQI को कम करने की लिए काफी कोशिशें की थी, कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एयर सीडिंग नहीं हो पाई, जिसके लिए विपक्ष काफी हमलावर भी दिखा था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी जो वजह रही हैं कुछ और हैं, और उन वजहों को दूर करके फिर से एक बार कृत्रिम बारिश की कोशिश की जाएगी। फिलहाल दिल्ली में जगह जगह जो है वो स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, ताकि जो धूल और इसकी वजह से AQI बिगड़ रही है वो कम हो जाए। लेकिन पंजाब और हरियाणा की कई जगहों से पराली जलाने की भी खबरें आ रही हैं, जो हवा की वजह से दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। ऐसे में सरकार की कोशिशें भी जारी हैं। सरकार चाह रही है, लेकिन जितनी सरकार की कोशिशें होनी चाहिए थी वो धरातल पर नहीं दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से। डिजिटलीकरण प्रक्रिया खामी पर हाईकोर्ट चिंतित। जमानत के लिए अधूरे दस्तावेज देने को लेकर कोर्ट चिंतित। दायर सभी पूरक हलफनामे स्कैन पर DMS पर अपलोड करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका दायर करते अधिवक्ताओं द्वारा पूरे दस्तावेज नहीं दाखिल किए जाने तथा डिजिटीकरण प्रक्रिया की खामियों को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि नए मामलों में दायर सभी पूरक हलफनामों को भी स्कैन कर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशपाल ने औरैया निवासी जैनू यादव उर्फ नीरज उर्फ अंकुश यादव की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि कई मामलों में अधिवक्ता जमानत अर्जी की नोटिस देते समय अधूरे दस्तावेज दाखिल करते हैं और फिर सुनवाई के समय शेष दस्तावेज पूरक हलफनामे के माध्यम से दाखिल करते हैं, जिन्हें रजिस्ट्री द्वारा स्कैन नहीं किया जाता। इससे उच्च न्यायालय में डिजिटलीकरण का उद्देश्य विफल हो जाता है। हालांकि डिजिटलीकरण का ठेका प्रतिष्ठित कंपनियों को दिया गया है, लेकिन वो केवल नई फाइल को स्कैन कर रही है और बाद में पूरक हलफनामे नहीं है, जबकि ये रजिस्ट्री में दायर किए गए हैं। यह डिजिटलीकरण का मजाक है और उच्च न्यायालय में डिजिटलीकरण के उद्देश्य को विफल करता है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका दायर करते हुए अधिवक्ताओं द्वारा पूरे दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाने पर तथा डिजिटलीकरण प्रक्रिया की खामियों को गंभीरता से लिया है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि नए मामलों में दायर सभी पूरक हलफनामों को भी स्कैन कर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कई मामलों में अधिवक्ता जमानत अर्जी को नोटिस देते समय अधूरे दस्तावेज दाखिल करते हैं। अगली बड़ी खबर है अखलाक हत्याकांड मामला, मुकदमा वापस लेने की तैयारी। 12 दिसंबर को हो सकती है मामले की सुनवाई। अखलाक लिंचिंग मामले में आरोपी हो जाएंगे बरी। 10 साल पुराने मामले पर योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला, सामाजिक सद्भाव की बहाली का दिया हवाला। यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा दादरी के चर्चित अखलाक हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह 2 की ओर से गौतम बुद्ध नगर के डीएम को पत्र भेजा गया है, जिसमें अभियोजन वापसी को औपचारिक मंजूरी दी गई है। केस में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह भाटी ने भी शनिवार को इसकी पुष्टि की। पत्र में बताया गया कि सरकार को प्राप्त रिपोर्ट और तर्कों पर विचार करने के बाद मामले को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 28 सितंबर 2015 की रात बिसाहड़ा गांव में लाउडस्पीकर पर घोषणा की गई थी कि अखलाक ने गो हत्या का उसका मांस फ्रिज में रखा है। इसके बाद भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया था। पिटाई में अखलाक की मौत हो गई थी। विशेष सचिव ने लिखा है कि डीएम की संतुष्टि के आधार पर और न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखते हुए अभियोजन समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही डीएम को निर्देश दिया गया है कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। तमाम जानकारियों के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, सरकार का फैसला हैरान कर देने वाला है। शायद संपर्क टूट गया है, आनंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। आपको बता दें, यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा दादरी के चर्चित अखलाक हत्याकांड के आरोपितों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सरकार का फैसला हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल, देखिए करीब ये 1 दशक पहले का ये मामला था जब ग्रेटर नोएडा के दादरी का बिसाड़ा गांव था जहां अखलाक हत्याकांड की घटना हुई थी। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि सरकार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ केस वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस मामले में अब 12 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल ये एक हैरान करने वाली बात है कि सरकार ने केस वापस लेने का फैसला किया है। सभी जो आरोपी हैं उनके ऊपर से केस वापस ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। झारखंड स्थापना के रजत पर्व का दूसरा दिन। रजत पर्व पर आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रोन शो के जरिए दिखेगी राज्य की गौरव गाथा। पूरे शहर के यातायात व्यवस्था में बदलाव। 4000 कलाकार विविध सांस्कृतिक झलक पेश करेंगे। झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर पहली बार झारखंड में जतरा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा डोरंडा से शुरू होकर कचहरी चौक होते हुए जेल पार्क में समाप्त होगी। जानकारी के अनुसार जतरा में लगभग 4000 कलाकार राज्य की विविध सांस्कृतिक झलक पेश करेंगे। वहीं शाम को मोरहाबादी मैदान में भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा और झारखंड की समृद्ध संस्कृति को आकर्षक दृश्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य के पारंपरिक विधाओं का समावेश करते हुए राज्य के समृद्ध कला संस्कृति प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका थीम रिदम ऑफ फॉक होगा। तमाम जानकारियों के साथ ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, झारखंड स्थापना के रजत पर्व का आज दूसरा दिन है, आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, तब मैं बताऊं कि जो है झारखंड स्थापना का जो आज दूसरा दिन है, ये रजत जयंती समारोह हो रहा है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अस्तित्व में आया, आज जो है उसके 25 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। तो पूरी जो है वो झारखंड सरकार जो है इस वर्ष को रजत जयंती मनाने के लिए जो है एक अभूतपूर्व और एक अविस्मरणीय पल बनाने के लिए, अविस्मरणीय क्षण बनाने के लिए, अविस्मरणीय बनाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी सीधी साधी जो आज उदाहरण ये है कि कल आज का जो कार्यक्रम होगा वो 11 बजे, आज झारखंड में पहली बार जतरा का आयोजन किया गया है। इसमें जो है 11 बजे से ये डोरंडा जो जैप वन का ग्राउंड है, तो वहां से जो है झांकियां निकलेंगी और वो होते हुए स्मृति पार्क, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क होते हुए वो जेल चौक तक जाएगी। उसमें झारखंड के जो तमाम बड़े जो कलाकार हैं, ये जो पारंपरिक वेशभूषा में बहुत जो लोग हैं इसमें दिखेंगे। दूसरी तरफ जो है जो 4 बजे के बाद ये जो मोराबादी मैदान में 4 बजे से लेकर रात्रि के 8-9 बजे तक ये जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसमें झारखंड के जो नामी कलाकार हैं जैसे वो टॉम मुर्मू हैं और वो ड्रोन शो होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बॉलीवुड के जो प्लेबैक सिंगर हैं शिल्पा राव, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी और तमाम जो राज्य से 4000 के करीब में कलाकार जो हैं वो रजत पर्व के उत्सव में भागीदार होंगे। ये पूरी तरह जो रांची जो है लगता है कि दुल्हन की तरफ सजी हुई है। चारों तरफ से ऐसा रात का जो नजारा जो होता है वो अभूतपूर्व नजारा होता है। हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो जो ऐसी व्यवस्था कर रही, ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि लग रहा है कि ये जो है झारखंड एक नई नवेली दुल्हन की तरह जो है वो सज रही है। देखा जाए तो जो है झारखंड जो है अभी जो 25 साल में जब उसकी जो यात्रा हुई है वो 25 सालों की हुई, यानी वो जुआ हुआ है अभी। और इसका अभी तक जो रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है तो उसमें जो टैगलाइन है वो दिया जा रहा है कि झारखंड अनंत संभावनाओं की ओर, यानी 25 वर्ष पूरा होने के बाद झारखंड की अपनी जो है ये हम पूरी जो झांकी जो निकलेगी उसमें कलाकारों जी के अजय द्वारा जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है अयोध्या से। अयोध्या में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन चुकी है और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को लेकर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार और यूपी के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर पीएम मोदी और एनडीए के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में 2027 के चुनाव में 2017 जैसा इतिहास दोहराया जाएगा और 325 से अधिक सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास में गुंडयाई और अराजकता के अलावा कोई काम नहीं है। ब्रजेश पाठक ने बिहार चुनाव में एक भी मतदाता की शिकायत न होने पर चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना की। उन्होंने अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोपण को देखकर कहा कि रामलला का मंदिर बन चुका है और सबसे ऊंची पताका फहराई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।